माहे मलका किस्त नंबर 4। हिलाल अपने पूरे हुस्न के साथ आसमान पर जलवा अफरोज़ हो चुका था। उसकी वो सुरमई और सफ़ेद रोशनी रात के वक्त कसरे अल नाइल की मसरूफ़ सड़कों पर पड़ रही थी। नाइल की सतह उस चमकते चांद की वजह से रोशन थी। डिनर ख़त्म होने पर एहसान ने वहाँ से जल्द से जल्द रफू चक्कर होना चाहता था, लेकिन उसके ससुर हैं ना, उनके होते हुए अलमीरा रात के उस पहर अकेले कैसे जा सकती थी। नौफल के कहने पर एहसान ने उसे घर तक छोड़ आने की हामी भर ली। चलो, एक तो दफ़ा हुआ इस हंगामी मंगनी का फ़ायदा। उसका फियांसी अपने बाप के इशारों पर चलता था। गिज़ा से अलेक्जेंड्रिया तक के सफ़र दोनों ने खामोशी में काटा। अलमीरा वैसे भी उसकी आवाज़ सुनने का कोई शौक़ न था और अब तो उसके पास वक्त गुजारी के लिए एक और शय भी आ चुकी थी। बाएं हाथ की चौथी उंगली में पहनी वो हीरे की अंगूठी। अलमीरा अनायत खुश न होती तो क्या होती। दफ़तन गाड़ी को ब्रेक लगा था। अलमीरा का माथा डैशबोर्ड से टकराते हुए बचा। क्या हुआ है? खालिस बीवियों वाली फ़िक्र। उतरो मेरी गाड़ी से। बाहर देखते हुए उसने अरबी में कहा। अलमीरा ने इर्द गिर्द देखा। ये तो सबा पाशा ट्रेन स्टेशन था। उसका अपार्टमेंट अभी 20 मिनट की दूरी पर है। क्यों? यक लफ्ज़ी सवाल। क्योंकि मैं तुम्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऊंची आवाज़ में धाड़ते हुए उसने आगे बढ़कर खुद ही उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। अलमीरा ने एक नज़र उसे देखा और फिर खुले दरवाजे को। ये कल भी उसे निकाल रहा था, ये आज भी यही कर रहा है। सामने से ट्रेन पकड़ो और निकलो यहाँ से। इस वक्त तक ट्रेन स्टेशन बंद हो चुका होता है, उसने शिकायत की। अब 1 घंटा रहता है। अपनी घड़ी वाला हाथ अलमीरा के चेहरे के सामने लहराया। उसने दोबारा एक नज़र उसे देखा और फिर खुले दरवाजे को। उसी लम्हा खामोशी को तोड़ती एक चिंगारती हुई आवाज़ आई। गालबंद स्टेशन पर कोई ट्रेन आकर रुकी थी। बस की चलती आवाज़ और अंदर मौजूद सन्नाटा अलमीरा को बोर कर रहा था। पीले रंग की कुर्सी पर पीछे होकर बैठे वो आसपास नज़रें दौड़ा रही थी। उसके कंपार्टमेंट बस में 2 ही लोग थे। एक बूढ़ी औरत उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी ऊँघ रही थी और एक 17-18 साला लड़का सामने बैठा हेडफोन्स लगाए मोबाइल पर कोई गेम खेल रहा था। अलमीरा को खामोशी से बेजारी होती थी, चेहरे पर बेजारी और आंखों में बोरियत लिए वो सामने लगी स्क्रीन पर बस का रूट देख रही थी। बदतमीज़ एहसान उतार कर चला गया उसे। अभी मज़ीद 15 मिनट था उसके स्टॉप आने में। वक्त गुजारी के लिए उसने अपने बैग से फ़ोन निकाला। ज़रा हीरे की तस्वीर खींच कर देखे तो सही, कैसा लगता है हाथ पर। बायां हाथ सामने फैलाते उसने उसे तस्वीर में कैद किया। तस्वीर जैसी मर्जी आई हो, कम अज़ कम उसकी डायमंड की अंगूठी तो चमक रही थी ना। दफ़तन अपने उसे दाएं कंधे पर हल्का सा बोझ पड़ता महसूस हुआ। आहिस्ता से नज़रें फेर कर देखा। वही बड़ी उम्र की औरत ऊँघने की बजाय उसके कंधे को बतौर सरहाना इस्तेमाल कर रही थी। बगैर हड़बड़ाए उसने आराम से बुढ़िया के सफ़ेद बालों वाले सर पर हाथ रखा और फिर उतने ही आराम से सर अपने कंधे से हटाया। मगर मजाल हो जो वो औरत उठी हो। हिलती हुई ट्रेन के साथ वो औरत भी हिल रही थी। अलमीरा ने उसे नज़रअंदाज करते अब हीरे वाला हाथ चेहरे के साथ लगाया। होंठ मुस्कुराए तो आंखें भी किनारों से छोटी हुई। गोल आंखें मुस्कुराने पर बादामी लगती थी। तस्वीर खींचने के लिए उसने उंगली आगे बढ़ाई जब दोबारा वो औरत हिलते हुए आई और उसके कंधे पर डेरा डाल लिया। इस बार थोड़ी बेजारियत और पिछली बार से कम प्यार से उसने औरत को खुद से दूर किया। पूरी तरह उसे कुर्सी पर सही से लिटाते उसने ये अमल यकीनी बनाया कि अब वो औरत उसे तंग नहीं करेगी। हल्के भूरे बाल और स्याह कोट वाली अलमीरा दोबारा से अपने फ़ोटो सेशन में जुट गई। वह मुश्किल 5 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे और बस रुक गई। अलमीरा ने एक नज़र स्क्रीन पर डाली। उसका स्टेशन ही था। क्यूरेटर लड़की की मशीनी आवाज़ आई। अलमीरा के साथ बैठी बुढ़िया जैसे तैयार थी, नींद की वादियों से झटके से लौटी और तुरंत खड़ी हुई। वो हक्का बक्का रह गई। इतनी गहरी नींद से कैसे जाग गई? आओ देखा न था। बुढ़िया ने अपना पर्स पकड़ा, सफ़ेद बालों को हाथ से दुरुस्त किया और टस की आवाज़ से खुलते दरवाजे से बाहर हो गई। अलमीरा ने एक नागवार निगाह उस पर डाली और फिर अपने फ़ोन को देखने लगी कि नखिए से उसे कुछ नज़र आया। जहाँ वो औरत बैठी थी उधर कुछ कागजात ऊपर नीचे रखे थे। अलमीरा ने गर्दन फेर कर उन्हें देखा। जर्द और सफ़ेद रंग के पोस्टर। आंखों में हैरत और उलझन लिए उसने वो उठाए। औरत तो जा चुकी थी, अब वो कागजात किसे देती? आगे पीछे करती उसने उनका तफसीली जायज़ा लिया। माहे मलका क्रूज़ शिप्स की तरफ से 10 दिन मिस्र की
ट्रिप का पोस्टर था। हर लफ्ज़ के साथ उसकी आंखों में सताइश और तजस्सुस के जज्बात में इजाफा होता गया। ट्रिप सिर्फ बैरून मिस्र अफराद के लिए था। 7 दिन का टूर जिसकी कीमत इंतहाई कम और उस ट्रिप में मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसे। 1 मिनट, पैसे? ऐसा हो सकता है जहाँ ये लफ्ज़ हो वहाँ अलमीरा अनायत मोहसिन की आंखें न चौंके। पोस्टर के एक कोने में अंग्रेजी में एक सतर भी दर्ज थी, वेयर लक इज़ टेस्टेड एंड लाइफ इज़ मेड ईजियर। जहाँ किस्मत को आजमाया जाता है और ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है। नहायत अनहमाक से अब वो दोबारा शुरू से आखिर तक पढ़ने लगी और वहीं उसको अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ। आप पैसे कमा सकते थे, पैसे हासिल नहीं। बदमज़गी उसकी हर अदा में झलकने लगी। कमा तो वो कहीं से भी सकती है, उसे तो किसी चोर रास्ता की तलाश थी। सीधे कामों में बहुत वक्त ज़ाया होता है। चलती हुई ट्रेन अपने अगले स्टेशन पर रुकी। हल्के भूरे बालों वाली लड़की ने सर उठाकर दोबारा स्क्रीन को देखा। उसका स्टॉप आ चुका था। फौरन से अपना पर्स कंधे पर डाला और खड़ी हुई। गोद में रखे सारे पोस्टर नीचे गिरे। पस मंज़र में लड़की की मशीनी आवाज़ चल रही थी। अलमीरा ने बेजारी से आंखें घुमाई और झुकते हुए तेज़ी से एक पोस्टर उठाया। क्या मालूम कब ज़रूरत पड़ जाए। खुले दरवाजे की तरफ बढ़ते उसने पोस्टर को गोल मोल करते अपने बैग में डाला। पीछे ट्रेन के दरवाजे बंद हुए और वो खुले आसमान तले आ गई। तेज़ हवा का झोंका आया और चेहरे पर हमवक्त झूलती लटों को अपने साथ हल्का सा उड़ा कर ले गया। स्याह ब्लेजर की शिकने दूर करते वो आगे बढ़ गई। ये पोस्टर जो अभी बैग में गया है, न जाने अब उसकी किस्मत कब जागे और ये कब सुबह का सूरज देख सके। अलेक्जेंड्रिया में वाकई एक ज़ेरी तामीर पुल था। जगह जगह लोहे की पिलर थी। पुल की बुनियादें खड़ी हो चुकी थी। मजबूत भी इतना था कि उस पर गाड़ी चलाई जा सके। मगर पिछले 2 महीनों से यहाँ के ठेकेदार और कंस्ट्रक्शन कंपनी के दरमियान झगड़ा चल रहा था, जिसके बायस पुल आम आवाम के लिए नहीं खोला गया। नीचे नाइल का दरिया साहिल से सर पटक रहा था। वो पुल रेत और मिट्टी पर बनाया गया था, जिसकी बुनियादों पर समुद्री सतह साफ नजर आती थी। उस गुमनाम पुल पर कोई जी नफ्स नहीं था, लेकिन कब तक? अगर गौर करो तो एक छोटे से कद वाली लड़की दूर से चलती हुई आएगी। करीब आते सामने वाले के बैरियर और अंडर कंस्ट्रक्शन के साइन बोर्ड को बड़े आराम से पार किया, यूँ जैसे रोज़ का काम हो। वो लड़की होंठों पर कोई धुन भी गुनगुना रही थी। शायद कोई पंजाबी गाना था। दोनों बाजुओं को मज़े से आगे पीछे हिलाती वो जिंदगी में मगन थी। गो कि उसे खामोशी पसंद न थी, लेकिन कभी कभार इंसान को कुछ आउट ऑफ करैक्टर जाकर कर लेना चाहिए। अलमीरा खुलकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट में उस वक्त कोई मकारी नहीं थी, बस खुशी थी, फतह के बाद की खुशी। एहसान के कहने पर वो गाड़ी से उतर गई और ट्रेन पकड़ ली। वो इतनी शादुमा थी कि वो एहसान जैसे डफर के साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और ये शादुमानी भला किस बात की थी? हवा में हाथ बुलंद किया। चमकते हुए चांद की रोशनी उसके हीरे पर ठहरी। मैं मर जाऊँ। चेहरा हाथों में ढक लिया। उसका इरादा कहीं भी एहसान से मंगनी करने का नहीं था। वो तो महज उसे जलील करवाना चाहती थी। अपनी जान जो छुड़वाने गई थी, उल्टा जान का अजाब ले आई। ओह वेल, कम से कम उसे एक अच्छा सुसर तो मिल गया ना। और इस हीरे को वह कैसे भूल जाए। अल्लाह जाने आज उस औरत को नींद कैसे आएगी। खुशी और मसरत में बहक लहक चहक कर चलती अलमीरा के पाँव को अचानक से ब्रेक लगी। चांद की रोशनी के रास्ते में पुल का आधा जुड़ा सर आ रहा था। आंखें हैरत से मुकम्मल वाह हुई। छपड़ा जैसे ज़मीन को छूना चाह रहा था। बीच रास्ते में खड़ी होते हुए खुले आसमान पर हाथ रखा। बाब, मुंसिफ, मिस्र। वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। खुले आसमान पर चमकते तारे और चांद उसको खुश आमदीद कह रहे थे या फिर अलविदा। खुदा ने रात इतनी खूबसूरत क्यों बनाई है? खुदा ने रात में इतना सुकून क्यों रखा है? सफ़ेद टी-शर्ट से नज़र आते उसके कमज़ोर बाजू आसमान में फैले थे। तबीज़ुल सज़ार के एक हाथ पर प्लास्टर था, एक टांग पर पट्टी और एक आंख पर आयोडीन में डूबा रुई का गोला। साहिल से सर पटकता समंदर उस खामोश रात में वाहिद आवाज़ था। एक लहर आती तो गीली मिट्टी की खुशबू दबीर अपने अंदर उतारता। दूसरी लहर आती तो वो पुरसुकून होकर खुद को उस सहर ज़दा शिप के हवाले कर देता। उसकी आंखें बंद थी और खुद वो ज़मीन से बुलंद। खामोश रात उसे अलविदा कहती थी। अपने एक चाहने वाले को वो हाथ फैलाए पुल के किनारे खड़ा मरने को तैयार था। यही लम्हा था, बस
अब मज़ीद नहीं, उसकी बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। बस ये एक छलांग और सब खत्म। कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तमाम गमों से निजात। उसने दिमाग पर जोर डाला। मरने से पहले उसकी आखिरी याद क्या होनी चाहिए? न चाहने के बावजूद भी उसकी बंद आंखों के पीछे एक ही मंजर चल रहा था। खून में लिपटी दो लाशें, एक मर्द, एक औरत। मर्द के हाथ में खून आलूद चाकू, औरत के करीब खून आलूद गोली। 10 साला दबीरुल सज़ार अपने एडिक्ट माँ बाप की लाशों के पास खड़ा था। एक आखिरी लंबी सांस अंदर उतारते वो तैयार था। शुक्रिया मामा बाबा, कभी कुछ ना करने के लिए। मेरी मौत आपके नाम। वो छलांग लगाने के लिए आगे हुआ जब रुको। किस नंबर 2? फैसला हो चुका था। वो यहाँ जाएगी। हेज़ल आंखों में तकब्बुर था। वो आंखें अपनी सलाहियत जानती थी। फैसला अटल था, वो वहाँ जाएगी। हल्की नीली आंखों में बस अब सोगवार सी उम्मीद थी। वो आंखें आस लगाने और ख्वाब देखने के लिए ही तो बनी थी। फैसला ले लिया गया था, वो जाएगा। अंबर आंखों में थकन थी। वो आंखें असूल तोड़ रही थी, खुद के बनाए असूल। वक्त रुका। कहीं लम्हात यूं ही सुन खड़े बीत गए और फिर बेख्तियार वक्त ने दौड़ पीछे की तरफ सफ़र उस कदर अजलत में तय किया कि दरमियान में बेशतर मनाजिर नज़रों से ओझल रहे। वक्त भागते भागते रुका वहीं जहाँ हमारी कहानी पिछली मर्तबा रुकी थी। बाब मुंसिफ। वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। खुले आसमान पर चमकते तारे और चांद उसको खुशामदीद कह रहे थे, या फिर अलविदा। खुदा ने रात इतनी खूबसूरत क्यों बनाई है? खुदा ने रात में इतना सुकून क्यों रखा है? सफ़ेद टी शर्ट से नज़र आते उसके कमज़ोर बाजू आसमान में फैले थे। तबीरुल सज़ार के एक हाथ पर पलस्तर था, एक टांग पर पट्टी और एक आंख पर आयोडीन में डूबा रुई का गोला। साहिल से सर पटकता समंदर उस खामोश रात में वाहिद आवाज़ था। एक लहर आती तो गिली मिट्टी की खुशबू दबीर अपने अंदर उतारता, दूसरी लहर आती तो वो पुरसुकून होकर खुद को उस सहर ज़दा शब के हवाले कर देता। उसकी आंखें बंद थी और खुद वो ज़मीन से बुलंद। खामोश रात उसे अलविदा कहती थी, अपने एक चाहने वाले को। वो हाथ फैलाए पुल के किनारे खड़ा मरने को तैयार था। यही लम्हा था, बस अब मज़ीद नहीं। उसकी बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। बस ये एक छलांग और सब ख़त्म। कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, तमाम गमों से निजात। उसने दिमाग पर जोर डाला। मरने से पहले उसकी आखिरी याद क्या होनी चाहिए? न चाहने के बावजूद भी उसकी बंद आंखों के पीछे एक ही मंजर चल रहा था। खून में लिपटी दो लाशें, एक मर्द, एक औरत। मर्द के हाथ में खून आलूद चाकू, औरत के करीब खून आलूद गोली। 10 साला दबीरुल सज़ार अपने एडिक्ट माँ बाप की लाशों के पास खड़ा था। एक आखिरी लंबी सांस अंदर उतारते वो तैयार था। शुक्रिया मामा बाबा, कभी कुछ ना करने के लिए। मेरी मौत आपके नाम। वो छलांग लगाने के लिए आगे हुआ जब रुको। तबीर का पाँव मुश्किल फिसलता हुआ बचा। दिल एक लम्हा को अलग तक आया। खुद को संभालते वो पीछे मुड़ा। सुनसान पुल पर उसके सामने वो खड़ी थी जिसकी आवाज़ ने उसका आखिरी लम्हा ख़राब किया था। क्या था जो वो 2 मिनट खामोश रहती? अभी तक तो मुल्कुल मौत दबीर की रूह भी निकाल चुका होता। स्ट्रीट लैम्प की जलती बुझती रोशनी में नहाए वजूद ने बाजू सीने पर बांधे थे। इस्तज़ाई मुस्कुराहट मगर तने हुए तासुरात के साथ उसे देखते सुनहरे बाल पोनी में और नीली फ्रेम आंखों पर मौजूद थी। बेबी पिंक शर्ट के साथ लाल खुदी सी कैपरी और गले में सलीके से फूलदार स्कार्फ लपेटे वो हमारी कहानी का एक मरकज़ी किरदार ही तो थी। वही तुर्क लड़की जो अपनी बहन की तलाश में न इधर की रही थी न उधर की। मेरी मानो तो अपनी आखिरी आरामगाह के तौर पर यहाँ करीब में ही एक दूसरा पुल है, उसे चुनो। सुना है वहाँ से आए दिन लोग कूद कर उसकी शोहरत में इजाफा कर रहे हैं। ऐनक को दुरुस्त करते वो 2 कदम आगे आई और पुल की सुर्ख रेलिंग के साथ टेक लगा ली। अगर मरने का इरादा रखते हो तो, वरना शौकिया हवा खाने के लिए कंधे उचकाए। ये जगह ही तुम्हारी ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए काफ़ी है। बी माई गेस्ट। लड़की ने हाथ में 2 शॉपर भी पकड़ रखे थे। एक में सोडा कैंस थे और दूसरे में शायद मूवीज़ थी या गेम की सीरीज़। ठंडी हवा के वक्तन फ़वक्तन चलते थपेड़े उस लड़की के स्कार्फ और बालों को उड़ा रहे थे। दबीर की सिर्फ शर्ट हवा के दबाव पर उड़ने की सलाहियत रखती थी। गंजे सर को क्या ही लहराए। सुनहरी पोनी वाली लड़की को नज़रअंदाज करते उसने रुख दोबारा समंदर की जानी मोड़ लिया। गहरी सांस ली और बाजू हवा में फैला दिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। देखती रही ये लड़की, उसे क्या?
देखो, ये किसी फिल्म की शूटिंग तो हो नहीं रही जो मैं तुम्हें रोकूंगी और खुदकुशी पर एक आधे घंटे का लेक्चर दूंगी। इसीलिए मुझसे ना ऐसी उम्मीद रखो और ना ही खुद को कोई मरकज़ी किरदार समझो। अभी भी वक्ता उतर जाओ। उस लड़की की बातें सर दर्द थी और चेहरे के तासुरात से वो कोई जहर की पुड़िया लगती थी। कितना बोलती है ये चुड़ैल, सरगोशी की जो उस बेआवाज़ पुल की वजह से बाखूबी उस लड़की को सुनाई दी। क्या क्या? उसकी आंखें छोटी हुई। ये तुम किस ज़बान में मेरी बुराइयां कर रहे हो? मैंने अभी अंग्रेज़ी के अलावा कोई और ज़बान बोलना शुरू की तो समझते रहना क्या कहा है। तबीर ने जब्त करते हुए आंखें ज़ोर से बंद करके खोली और नज़रअंदाज किया। उसे अपनी सारी तवानाई मरने के लिए संभालनी थी। वार्म अप करते गर्दन दाएं बाएं हिलाई, कूहनियों को हल्का सा मसला और दोबारा खुदकुशी की पोजीशन संभाली। चांद को एक आखिरी बार मोहब्बत पाश नज़रों से देखते उसने चेहरा समंदर के रुख मोड़ लिया, एक पाँव आगे फैलांगने के लिए तैयार। वैसे तो मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं है जान लोगों को बचाने का। दबीर ने अंदर ही अंदर चीखते पाँव पीछे कर लिया। लेकिन एक आखिरी बात बोलूँगी कि ड्रग्स की इतनी मिकदार लेने के बाद यूँ पुल पर खड़ा होना सेफ नहीं। पुल पर खड़ा मर्द झटके से मुड़ा, तेज़ी से चेहरा फेरे उसने बिन बुलाए मेहमान को देखा। गहरी बुरी आंखों में सवाल और खौफ हमा वक्त था। तुम्हें कैसे पता मैं ड्रग्स लेता हूँ? आंखें हैरत से गोल हुई। लड़की ने उसकी बात पर नाक चुराई और चेहरा सुनसान पुल की तरफ मोड़ लिया। तुमसे आने वाली बदबू के भभके 6 फुट की दूरी से भी फिजा को महका रहे हैं। मैं तो फिर भी बदनसीबी से 6 फुट से आगे खड़ी हूँ। दबीर जो उसे अच्छा खासा अक्लमंद समझ रहा था, अपनी ही अक्लमंदी पर मुठ्ठियाँ भींच कर रह गया। भूले तनफ्फुस से लड़की को देखा। वो लड़की उसकी तवज्जो फेर रही थी। गुस्सा पीते उसने मुंह फेरा, आंखें बंद की और ये देखो, मैंने पुलिस को कॉल कर दी। शराफत से नीचे उतर आओ। इस बार उस लड़की के लहजे में कुछ और भी था। वहाँ तंज के बजाय दबा दबा खौफ था। क्या वो डर रही थी? दबीर ने गहरी सोचती निगाह उस पर डाली। पूरी आंखें वार करते उसने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ इशारा किया। नजर बेख्तियार उसकी आंखों तक गई। आसमान जैसे नीली मगर रात की तरह गहरी नहीं थी, वो चमकती थी, यूँ जैसे चांद के किनारे हों और अंदर पानी से भरा प्याला। एक क्लिक और पुलिस यहाँ। दबीर ने उसकी आंखों से नज़रें हटाते उसके चेहरे को देखा। वहाँ से नज़र हटी तो हाथ को देखा। शिकस्त खुर्द सांस खारिज करते वो पुल की रेलिंग पर ही बैठ गया। यूँ कि एक टांग ऊपर थी और दूसरी रेलिंग से नीचे लटक रही थी। लड़की मुस्कुराई और फ़ोन कंधे पर लटकाए पर्स में डाल दिया। दबीर ने एक जांचती निगाह जल्दी से सर पैर उस पर डाली। वो मिस्री तो यकीनन नहीं थी, क्योंकि वो इस सारे अरसे में अरबी के बजाय अंग्रेज़ी इस्तेमाल कर रही थी। सुर्ख बार से टेक लगाए वो उससे फासले पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। चांद की रोशनी और स्ट्रीट लैम्प की रोशनी सभी उसके सुनहरी बालों की सायादार थी। दबीर रोशनी से दूर था। लड़की ने एक शॉपर से सोडा कैन निकाला। उतरी हुई नेल पॉलिश पानी के नाखून से उसे खोलते दबीर की तरफ बढ़ाया। आधे हिस्पानवी ने एक बेतासुर निगाह कैन पर डाली और फिर से चेहरा फेर लिया। कैन की ऑफ़र ठुकरा दी। मुझे क्यों रोका है? क्योंकि मेरा लाइव एक्शन थ्रिलर देखने का कोई मूड नहीं हो रहा था। तंज करते चेहरे के जाविये बिगाड़े। और ये पकड़ो, ज़्यादा नखरे मत करो। आंखें घुमाई। दबीर ने एक रस्मी निगाह ऊपर से नीचे तक उस पर डाली और फिर कैन थाम लिया। लड़की दोबारा मुस्कुराई। अपने कैन को खोलते अब उसने उसमें स्ट्रा डाला। 25 साला एडिक्ट ने दोनों टांगे रेलिंग पर से लटकाते कैन की ठंडक को हाथों पर महसूस करने की खातिर कैन को दोनों हाथों के दरमियान दबाया। नाम क्या है तुम्हारा? लड़की तारों से सजे आसमान को देखते पूछ रही थी। दबीर, पूरा नाम बताओ। लहजा थोड़ा सख्त और मगरूर सा था। हुक्म जो दिया गया था। पी कैप और पट्टियों वाले वजूद ने आंखें घुमाई। दबीरुल सजार और अपने सोडा का घूंट भरा। बुलबे आवाज़ था। शायद वो अब उन दो नफूस की मुलाकात सुनना चाहता हूँ। और तुम्हारा नाम? कन अखियों से देखते उससे पूछा। लड़की ने पहले स्ट्रॉ से घूंट भरा। गुलजान खालिस तुर्क लहजे में बोलती दबीर को देखा। खामोश पुल के नीचे बने ट्रेन स्टेशन से गुजरती एक ट्रेन की चिंगाड़ती आवाज़ सारे माहौल में सुनाई दी। चांद सी आंखें जैसी गुलजान मुस्कुरा रही थी। क्या वो हर वक्त यूं ही मुस्कुराती थी? दबीर की नज़रों में ये सवाल उमड़ चुका था और अब जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता वो यूं ही उसे देखता रहेगा, बगैर रुके, बगैर सोचे।
लहरें आपस में टकराकर एक फसू सा कायम कर रही थी। हवा के ठंडे थपेड़े उसकी रूखी जर्द रंगत से टकराते और फिजा में शामिल हो जाते। सोडा का कैन ख़त्म करते उसने पुल पर रखा। प्लास्टिक और बंजर की ज़मीन के टकराने की आवाज़ आई। चांद से नज़र हटाते उसने साथ बैठी लड़की को देखा। वो पुल की बार से टेक लगाए नीचे ज़मीन पर बैठी थी। आईब्रो इकट्ठे थे और हाथों से वो बारी बारी एक सीढ़ी निकालती, उसे सड़क की बत्ती के नीचे करती और डब्बे पर लिखी डिस्क्रिप्शन पढ़ती। खरीदते वक्त नहीं देखी थी क्या? बेतासुर लहजा बगैर देखे कहा। वो भी अब रेलिंग के सहारे ज़मीन पर बैठा था। गुल नामी लड़की ने अपनी सोच के दरमियान मसरूफ़ निगाह उस पर डाली। क्यों नहीं देखी? 1 घंटा लगाया दोनों सीरीज़ को लेने में। दबीर की हैरत से गर्दन मुड़ी। लेकिन मुझे दुकानदार पर भरोसा नहीं और अब शायद मुझे ईंट मेन की बजाय थूर ले लेनी चाहिए थी। दबीर ने खुले मुँह और ना समझ निगाहों से उस दूसरी खला से आई अजीब लड़की को देखा। तुम फैन हो? क्यों, तुम नहीं हो? चश्मे के ऊपर से देखते उससे वो किसी नकचड़ी लाइब्रेरियन से कम नहीं लग रही थी। उसकी नीली आंखों में साफ लिखा था, खबरदार जो मेरे शौक का मजाक उड़ाया। मालदिटा सिया ला ब्रूजा, चुड़ैल कहीं की। तभी ने एक नज़र सीढ़ी को देखा और फिर उसे। कोई जवाब नहीं। वो अगर मजाक नहीं उड़ा सकता था तो ना भी नहीं बोल सकता था। ये अजीब सी चुड़ैल उसे खासी शिद्दत पसंद लग रही थी। दोनों में दोबारा खामोशी छा गई। सिर्फ शॉपर की आवाज़ से लहराने की आवाज़ उस खामोश पुल पर गूंज रही थी। तबीरुल सज़ार की महबूब नज़रें आधे हिलाल पर टिकी थी। चांद का रास्ता बादलों से साफ था। तुमने मुझे कुछ क्यों बचाया? अनुज चांद को देखते कहा, बहुत गुनहगार हो गई हूँ मैं। सोचा आज किसी की जान बचाकर नेकी कर लूँ। अपनी मार्वल की सीरीज़ को महफूज कायम मकाम पर रखते उसने चश्मा दुरुस्त किया। दबीर ने बदमज़ा होते काफ़ी फासले पर बैठी लड़की को देखा। गुल ने उसके चिढ़ते हुए तासुरात देखे और अपनी भी कमर रेलिंग के साथ टिका दी। पुल ज़ेरी तामीर था, इसीलिए जगह जगह ईंटें, रेत की बोरियां, कंकर और मेटल रॉड मौजूद थे। गैस करो, एक लड़की एक लड़के को क्यों बचाएगी? आंखें पटपटाते बेसबॉल कैप वाला मर्द सोच रहा था या फिर सोच चुका था। बोलने की हिम्मत चाह रहा था। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं तुम्हारा टेस्ट इतना बुरा है। गुलजान की आंखें मुकम्मल वाह हुई। मुंह खुला का खुला रह गया। अस्तगफिरुल्लाह, सीने पर हाथ रखा। मैं तो यहाँ से अपनी शॉपिंग करके गुजर रही थी। दूर से मुझे एक ह्योला सा नजर आया। अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज पर रात के इस वक्त एक इंसान खुदकुशी कर रहा था। इससे ज़्यादा बेहतर थ्रिलर मोमेंट कौन सा होगा? आंखों में चमक लिए वो लड़की मज़े से अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। दबीर को उसकी दिमागी हालत पर खदशा हुआ। 15 मिनट पहले तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई लाइव एक्शन मूवमेंट देखने का मूड नहीं, और अब तुम कह रही हो इससे बेहतर थ्रिलर मूवमेंट कौन सा होगा? कोई दीन ईमान है तुम्हारा? कुल के माथे पर सोच की लकीरें नुमाया हुई। हैं, मैंने कहा था, खुद से सवाल किया। हो सकता है भूल गई। कंधे अचकाए, जैसे ये तो रोज़ का काम था। तो उस चुड़ैल को भूलने की भी बीमारी है। वाह, कुल अपनी सोच उसके गोशे गुजार करते खामोश हो गई। तो अनजान लोग कितनी ही देर बात कर सकते हैं, और सोने पर सुहागा जब दोनों ही इंट्रोवर्ट्स भी हों। गुल का तो पता नहीं, मगर दबीर के ज़हन में बस एक ही बात गर्दिश करके उसकी तवज्जो हटा रही थी। नज़रें हल्की से मोड़कर गुलजान को देखा। वो सीने से बाजू जोड़कर चौकड़ी मारकर बैठी थी। नीली आंखें चमक रही थी। क्यों चमक रही थी? दबीर की आंखें क्यों हम वक्त खाली होती थी? ऐसा क्या उस लड़की के पास जो दबीर के पास नहीं? क्या ये हर वक्त ऐसे ही मुस्कुराती रहती है? गुल को देखते हुए उसने जी न जाने क्या सोचते हुए बात शुरू की। मिस्र रात के इस वक्त गैर महफूज है, इतला दी गई। महफूज तो कब्र भी नहीं रही। चट से लाजवाब किया गया। तुम एक अनजान मर्द के साथ पिछले 15 मिनट से बैठी हो। मैं कुछ भी करने की सलाहियत रखता हूँ। डराना चाह, खुदकुशी करने वाले लोग ऐसी रंगीन ख्वाहिशात नहीं रखते। उसके जवाब दबीर को जिज कर रहे थे। जवाबी वार सोचने के लिए उसने मुंह दूसरी तरफ किया। सवाल याद आने पर कमीनी सी मुस्कुराहट होंठों पर दराई। घर वालों ने निकाल दिया है क्या? मजनूई फिक्र नहीं, मैं भाग आई हूँ। हैरत ही तो थी जिसने दबीरुल सज़ार को उसकी जगह से झटके से उठा दिया। गुलजान खामोशी से उसका खुला मुंह देख रहा था। भाग? क्या? तुम कहाँ जाओगी? बंदा इतना बुरा भी नहीं था जितना बन रहा था। गुल फातिहाना मुस्कुराई। और अभी कोई मेरे साथ गलत करने से खौफ ज़्यादा कर रहा था। कुल के याद दिलाने पर दबीर के कान समेत सर भी शर्म के मारे लाल हो गया। मुस्कुराते हुए वो टूटी फूटी हालत वाला मर्द छोटा सा बच्चा लग रहा था। गुल बेख्तियार खुलकर मुस्कुराई। हल्की सी हंसी भी सुनाई दी। कंधे से लगे बैग में हाथ मारते वो कुछ ढूंढने लगी थी। दबीर बहुत गौर से उसकी कार्रवाई देख रहा था। जब बैग के अंदर से हाथ निकला और उसी हाथ में
पेपर स्प्रे खुद ही कहती दबीर के सामने क्या। जानती हूँ दुनिया क्या है और क्या नहीं, इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है जितनी लगती हूँ। उसके जताने पर दबीर थोड़ा सा शर्मिंदा होते इधर उधर देखने लगा। और तुम इतने बुरे नहीं हो जितना बन रहे हो। बैग में स्प्रे वापस रखते उसने जिप बंद की। 15 मिनट में यही अंदाज़ा लगाया, दोबारा अपनी जगह पर दुरुस्त हुआ। गुल ने कंधे उचकाए। अब तुम चांद को घूरते रहोगे और ज़बान का इस्तेमाल नहीं करोगे तो मैं इतना ही अंदाज़ा लगा पाऊंगी ना। बेसबॉल कैप वाला मर्द खामोश रहा। वो कम गोता या बना दिया गया था, मगर जो भी था वो अपनी इसी खामोशी में खुश था। बाब मलका, मलका वो जो बगावत की आग सीने में लेकर चलती है, वो जो इस आग के शोला से हर किसी को झुलसाती है। अलेक्जेंड्रिया में वाक़ई ये एक ज़ेरी तामीर पुल था। जगह जगह लोहे के पिलर थे। पुल की बुनियादें खड़ी हो चुकी थी। मजबूत भी उतना था कि उस पर गाड़ी चलाई जा सके, मगर पिछले 2 महीनों से यहाँ के ठेकेदार और कंस्ट्रक्शन कंपनी के दरमियान झगड़ा चल रहा था, जिसके बाइस पुल आम आवाम के लिए नहीं खोला गया। नीचे नाइल का दरिया साहिल से सर पटक रहा था। वो पुल रेत और मिट्टी पर बनाया गया था, जिसकी बुनियादों पर समुद्री सतह साफ नजर आती थी। उस गुमनाम पुल पर कोई जी नफ्स नहीं था, लेकिन कब तक? अगर गौर करो तो एक छोटे से कद वाली लड़की दूर से चलती हुई आएगी। करीब आते सामने लगे बैरियर और अंडर कंस्ट्रक्शन के साइन बोर्ड को बड़े आराम से पार किया, यूं जैसे रोज़ का काम हो। वो लड़की होंठों पर कोई धुन भी गुनगुना रही थी, शायद कोई पंजाबी गाना था। दोनों बाजुओं को मज़े से आगे पीछे हिलाती वो ज़िंदगी में मगन थी। क्योंकि उसे खामोशी पसंद न थी, लेकिन कभी कभार इंसान को कुछ आउट ऑफ करैक्टर जाकर कर लेना चाहिए। अलमीरा खुलकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट में उस वक्त कोई मकारी नहीं थी, बस खुशी थी, फतह के बाद की खुशी। एहसान के कहने पर वो गाड़ी से उतर गई और ट्रेन पकड़ ली। वो इतनी शादमां थी कि वो एहसान जैसे डफर के साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और ये शादमानी भला किस बात की थी? हवा में हाथ बुलंद किया। चमकते हुए चांद की रोशनी उसके हीरे पर ठहरी। मैं मर जाऊँ। चेहरा हाथों में ढक लिया। उसका इरादा कहीं भी एहसान से मंगनी करने का नहीं था। वो तो महज उसे जलील करवाना चाहती थी। अपनी जान जो छुड़वाने गई थी, उल्टा जान का अजाब ले आई। ओह वेल, कम अज़ कम उसे एक अच्छा सुसर तो मिल गया ना। और इस हीरे को वो कैसे भूल जाए? अल्लाह जाने आज इस औरत को नींद कैसे आएगी। खुशी और मुसरत में बहक लहक चहक कर चलती अलमीरा के पाँव को अचानक से ब्रेक लगी। चांद की रोशनी के रास्ते में पुल का आधा जुड़ा सर आ रहा था। आंखें हैरत से मुकम्मल वाह हुई। जबड़ा जैसे ज़मीन को छूना चाह रहा हो। बीच रास्ते में खड़ी होते हुए खुले मुंह पर हाथ रखा। अकेले पुल पर रात के उस वक्त अगर कोई भी शरीफ और महजब इंसान वो मंजर देख लेता जो अलमीरा देख रही थी, यकीनन वो तो शर्म से डूब मरता। उससे काफ़ी फासला पर एक लड़की लड़का साथ बैठे, हालांकि वो एक दूसरे से दूर थे। सोडा कैन पी रहे थे। लड़की का चेहरा रोशनी में होने की वजह से साफ नुमाया था। सुनहरी पुन्नी और नीली फ्रेम। वो सीने पर बाजू बांधे चांद को देख रही थी। वो उस लड़की को जानती थी। ये वहीं उस दिन वाले कैफ़े की लड़की थी, वो जो अलमीरा की बातें सुन रही थी। वो तो नींद में भी अपने माहौल से अनजान नहीं रहती, कुजा के उसे ये मालूम ना हो कि कौन उसे सुन रहा है और कौन नज़रअंदाज कर रहा है। लड़के का चेहरा अभी भी वो नहीं देख सकी थी। अंधेरे में बैठा वो लड़की से बात कर रहा था। शायद वो सुन नहीं सकती थी, वो सिर्फ देख सकती थी। और जो उसने देख लिया था वो आंखों की पुतलियां खोलने के लिए काफ़ी था। लड़के ने चेहरा फेरा। दूर खड़ी अलमीरा अनायत मोसी ने कभी ख्वाब में भी ये तसव्वुर नहीं किया था कि वो उस शख्स को यहाँ देखेगी। अरसे बाद किसी शनासा चेहरे को देखने का एहसास, और चेहरा भी वो जो आपके लिए हमेशा बलि का बकरा बना, तो खुशी और हैरत किसको ना होगी। दबीरुल साजार बेयकीनी ही तो थी। तुम यहाँ? वो अंधेरे में थी, वरना होंठों पर आहिस्ता से आती शैतानी मुस्कुराहट ज़रूर नज़र आती। अजलत से बैग से फ़ोन निकालते वो बजरी की बोरियों के पीछे हुई। वो क्या करने वाली थी और क्यों? बराए मेहरबानी ऐसे सवाल इस औरत से मत ही पूछे जाएं तो बेहतर है, क्योंकि उसे खुद भी नहीं मालूम होता कि वो क्या कर रही होती है और क्या नहीं। प्लान के चक्कर में गो विद द फ्लो हो जाता है। दबीर और बुतुल लड़की आपस में बात कर रहे थे। हैरत है, शक्ल से तो उस लड़की का टेस्ट इतना बुरा नहीं लगता। खुदकुशी क्यों करने वाले थे? दबीर ने गैर आरामदेह होते पहलू बदला। इतना सीधा और अचानक सवाल। मरकर परी बनने का इरादा है? नहीं, भूत। हालात से लग रहा है कोई तुम पर यह तजुर्बा कर चुका है। कुल का इशारा उसके प्लस्तर वाले बाजू, पट्टी वाली टांग और जख्मी आंख की तरफ था। आधे हिस्पानवी ने नकवत से चेहरा फेर लिया। कुल के इशारा करने पर उसे काफ़ी देर बाद हाथ में दर्द हुआ था।
ब्रोहा, मुँह में बुड़बुड़ाया। चुड़ैल, हिस्पानवी में जीम को हे की आवाज़ से पढ़ा जाता है। क्या तुम भी घर से भागे हो? राजदारी से पूछा। दबीर को तो उसके हर अंदाज पर ही एक अलग रूप देखने को मिल रहा था। क्या थी ये बंदी? किस सियारे से आई थी? क्या उस जैसे और लोग भी पाए जाते हैं? तुम्हें वाकई मुझसे डर नहीं लग रहा? हैरत की इंतहा हो चुकी थी। कौन सी लड़की रात के उस पहर अकेले पुल पर एक नामालूम शख्स के साथ बैठकर अपने रोशन ख्याल का तबादला कर रही होगी? अब तुम खुद को भूत मानते हो तो मेरा क्या कसूर? उनसे दूर खड़ी शरीफ शहरी ने फ़ोन की बैक कैमरा ऑन किया और उन दोनों लव बर्ड्स पर जूम किया। यूं किसी के बगैर इजाज़त तस्वीर बनाना इखलाकी जुर्म है। अलमीरा सोया हुआ नफ्स 100 साला नींद से जागा। रात के अंधेरे में नामहरम से मिलना मजहबी जुर्म है। बहुत प्यार से नफ्स को अगले 101 साल के लिए सुला दिया। तुम्हें जाना चाहिए। इल्तिजा या मशवरा से ज़्यादा ये बुफरा हुआ हुक्म था ताकि तुम दोबारा इस पर चढ़कर समंदर की सतह नापने के लिए कूदने लगो। नो थैंक्स। नबी ने बोलने के लिए मुंह खोला, मगर जब कुछ अल्फाज ना निकल सके तो लब दोबारा सी लिए। क्यों बैठी हो यहाँ? इतनी अच्छी तो तुम लग नहीं रही जो किसी की जान की परवाह करके बैठी रहे। उसकी बात पर सामने वाली ने बत्तीसी की पूरी नुमाइश की। एक सवाल, खुदकुशी क्यों करने वाले थे? समंदर की सतह नापनी थी। अब जाओ। वो उस चुड़ैल से तंग आ रहा था। क्या यार, बताओ तो सही। हाई क्वालिटी तस्वीर उतारते उसने फ़ख्र से मोबाइल को देखा। इतना मुस्कुरा रही थी, घर जाकर बत्तीसी दर्द करेगी। मुझे जानना चाह रही हो? खुद के बारे में बताओ। तुम मिस्र से नहीं हो, राइट? कहाँ से हो तुम? कुछ वक्त तक अपने घर से थी, अब निकाल देने के बाद बस अल्लाह की ज़मीन से हूँ। गमगीन अंदाज में दुहाई दी। क्या तुम सीधा जवाब दे सकती हो? तंग आते हुए कहा। गुल ने थक के सांस खारिज की। नो फन एट ऑल। अच्छा बताती हूँ। मैं गुलजान हूँ, तुर्की में रहा करती थी, अब यहाँ रहती हूँ। मार्वल और हैरी पॉटर की फ़ैन हूँ। क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ मेरा खाना और फैंटेसी की किताबें मेरा पीना है। दुनिया से बेजार हूँ, मगर ड्रामाई वक्फा, सुसाइडल नहीं। आखिरी जुमले पर जोर दिया और दबीर की तरफ देखा। अब तुम बताओ दबीर बे, तुम कौन हो और कहाँ से हो? पट्टी वाले हाथ को मसलते उसने हथियार डाल दिया। दबीरुल साजार, मिस्र से नहीं हूँ, यहाँ ज़रूरी काम की घर से आया हूँ। नशेई हूँ, एडिक्ट हूँ, रात से मोहब्बत है, सर पर बाल नहीं, और हाँ, ड्रामाई वक्फा, मैं सुसाइडल हूँ। अपना तारुफ ख़त्म करने के बाद गुल को देखा, वो मुस्कुराई। वो अभी भी बोरियों के साय में छुपी थी। दबीर और गोल्डन गर्ल, वाह क्या नाम रखा है, ने उसे अभी तक नहीं देखा था। सीधा खड़े होते उसने बालों में उंगलियां फेरकर सलवटों को दूर किया। थोड़ा सा खांस कर आवाज़ का होना चेक किया। इतनी देर से खामोश थी। खुदा न ख्वास्ता कुव्वत गुआई तो नहीं चली गई। स्याह बैग कंधे पर डाला और छलावे की तरह बोरियों के पीछे से निकली। अलमीरा अनायत की घड़ी में लोगों का सुकून बर्बाद करने का वक्त हुआ चला जाता है। किस ज़रूरी काम से पुल के साथ अकड़ू बैठी अजीम हस्ती की ज़बान चली। मैंने पूछा तुमसे कि घर से क्यों निकाला है? गुल ने बेजारी और बोरियत से आंखें घुमाई। तमाम दफ़ाई अंदाज में हाथ उठाए और आंखें घुमाई। बेला ब्रादर, मुसीबत ही मुसीबत। क्या कहा? उसकी बात अधूरी रह गई। दबीर, उसने हड़बड़ाते हुए आवाज़ के रुख की तरफ सर उठाया। तुम जिंदा हो? नस्वानी आवाज़ में किसी ने करीब आते उसे पुकारा। वो किसी शनासा चेहरे को बहुत अरसा बाद देखने का एहसास, और चेहरा भी वो जो आपके लिए मनहूस साबित हुआ हो। ये वो एहसास था जो दबीरुल साजार उस वक्त अपनी रग रग में महसूस कर रहा था। खुद ब खुद वो बैठा हुआ वजूद आहिस्ता से खड़ा हुआ। बेयकीनी थी कि कम ना हो रही थी, मुंह था कि बंद नहीं हो रहा था। अलमीरा अनायत मोहसिन, बेयकीन सी सरगोशी, ऐसे जैसे सामने कोई भूत देख लिया। मगर फिर अलमीरा भी क्या किसी भूत से कम थी। आंखों में खुशगवार हैरत और लहजा में फिक्रमंदी समोई वो अब उनके सरों पर खड़ी थी। नज़रें दबीर के चेहरा पर थी, मगर किन अखियों से वो गोल्डन गर्ल के उलझे हुए तासुरात देख रही थी। अलमीरा ने आंखों को गोल करते मेहरबान बनाया। तुम मिस्र में हो? मुझे लगा मर वर गए हो। तुर्क लड़की ने पहले दबीर को देखा, फिर अलमीरा को। आप एक दूसरे को जानते? काफ़ी देर से खामोश खड़ी गुल ने सवाल किया। हाँ ना, दबीर मेरा बेस्ट फ्रेंड और क्लास फेलो हुआ करता था। बेस्ट फ्रेंड के लफ्ज़ पर दबीर ने बाकायदा खुद की तरफ इशारा किया। गुल नासमझी से दोनों को देखे गई। खैर छोड़ो सब, ये देखो। उसके जख्मों को नज़रअंदाज करते अपना बायां हाथ आगे किया। टाडा! चेहरे के सामने अंगूठी वाला हाथ लगाया था। किस कदर नूर था
चेहरे नहीं, हीरे में। ये किसकी चुराई है? अलमीरा का सारा जोश झाग की तरह बैठ गया। बदमज़गी से हाथ नीचे किया। लानत हो तुम पर, जब भी बोलना फजूल बोलना। चुराई नहीं है। गालों पर हाथ रखते शर्माने की अदाकारी की। आई एम इंगेज्ड। नऊज़ बिल्ला। दबीर की खांसी बेख्तियार थी। कुल की मुस्कुराहट अलबत्ता पूरे सोच विचार के बाद नुमायाँ हुई थी। चलते रहो तुम। ज़ोर से उसके जख्मी कंधे पर थप्पड़ मारा। वो कराहते हुए दूर हुआ। अलमीरा गुल की तरफ मुड़ी, मुस्कुराई। आंखों के किनारों में लकीरें नुमायाँ हुई। तुम जेल से कब निकली? लो जी, हो गया कबाड़ा। दबीर के तफशीशी लहजा पर उसके चेहरे पर एक पल को साया सा गुजरा, जैसे किसी राज के अफशा हो जाने का डर हो, मगर वो पल इस कदर मुख्तसर सा था कि गुल ने क्या दबीर भी अलमीरा के बदलते हुए तासुरात न देख पाया। बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हें जेल में होना चाहिए था। उसकी तपा देने वाली मुस्कुराहट पर दबीर ने खड़े खड़े ही पहलू बदला। क्योंकि जामिया में मंशियात बेचते तुम पकड़े गए थे, मैं नहीं। बहुत सुकून से सूर फूंका गया। कान की लो को मसलता दबीर अपनी जगह पर साकित हो गया। पुल पर ऐसा सन्नाटा था जैसे बात नहीं, बम गिराया हो। दबीर अलमीरा को देख रहा था, हैरत, सदमे और बेयकीनी से। अलमीरा दबीर को देख रही थी, मासूमियत, खुशी और जोश से। और इस तकून का आखिरी सिरा गुल दबीर को देख रही थी, शौक, तंज और हकारत से। तुम ड्रग्स बेचते हो? गुल के लहजे में चुप्पी। हैरत यूँ लगती थी जैसे कोई बहुत बड़ा धोखा मिला हो। क्यों तुम्हें नहीं मालूम? स्याकोट वाली मलका गुलजान की तरफ मुड़ी, जो बेयकीनी से अभी भी दबीर को देख रही थी। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? बताया तो था एडिक्ट हूँ। बहुत आराम से बहाना पेश किया, नज़रें चुराते, पलस्तर वाला बाजू मसलते। लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम ड्रग्स बेचते भी हो। तैश से लहजा बुलंद हुआ। दबीर ने कानों में उंगलियां दे ली। अलमीरा का हाथ अभी गाल तक गया। रियली? इसने नहीं बताया? कुल ने आहिस्ता से नहीं कहा। फिर तो इसने ये भी नहीं बताया होगा कि ये बंक मार मार कर लैब में छुप कर जाऊंट चर्स वाला सिगरेट फूंकता था। कुल अब एक कदम पीछे हुई, सवालिया निगाहों से दबीर को देखा, जिसने जवाबन कंधे यूं अचकाए जैसे उसके नज़दीक ये कोई जुर्म ना था। आधा यूनिवर्सिटीज़ की बेची गई ड्रग्स पर ऐश करता था। जलती पर तेल छिड़कना हो तो कोई अलमीरा अनायत से सीखे। दबीर ने लापरवाही से अपना पलस्तर शुदा बाजू देखा। उसको दोबारा पट्टी कर लेनी चाहिए। अपने घर में ये बता कर आया था कि ये यूनी के साथ साथ रहीब सेंटर भी जा रहा है, मगर ये सेंटर की फ़ीस के पैसे भी नशा में उड़ाता था। दबीर ने जमाई रोकी। कुल तो हर नए धमाके पर हक्का बक्का हो रही थी और अलमीरा उसको ये सब करके तस्कीन शायद नहीं, अलबत्ता तफरी अच्छी खासी मिल रही थी। तसक तसक प्रेसू जोसू, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से भी इतनी बड़ी बात छुपाई। गर्लफ्रेंड? दो लोगों ने यकजा होकर कहा। जहाँ वो भूरी आंखों वाला मर्द परेशान हुआ, वहीं नीली आंखों में भी उलझन उतरी। हेजल आंखों ने बारी बारी दोनों को देखा। ऐसे क्या देख रहे हो दोनों? उसके हाथ अपने दफ़ा के लिए पहले ही बुलंद थे। किस गर्लफ्रेंड की बात कर रही हैं आप? कुल ने दो टोक सवाल किया। मेरी तो मंगनी हो चुकी है और तुम दोनों के अलावा यहाँ कोई और मौजूद नहीं। तो उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी। कुल के चेहरा तन गया। अपनी तरफ मुस्कुराकर इशारा करती लड़की को का दिल किया पुल से धक्का दे दे। सुनिए मिस, बोलते बोलते रुक गई। उसे कुछ याद आया या जैसे कुछ पहचान लिया। एक मिनट। कुल ने आंखें छोटी की। तुम तो उस दिन कैफ़े यास्मीन में नहीं आई थी? ऊपर से नीचे तक देखा, अब सब समझ आ चुका था। चेहरा पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। दिल क्या कहका भी लगा दे। तुम्हारी बातों से तुम्हारे कैलिबर का अंदाज़ा लगा लिया मैंने। ये मंगनी ज़बरदस्ती किया तुमने? कुल इंतज़ार कर रही थी अभी ये औरत शर्मिंदा होगी, झूठ बोलेगी, दिल किया तो बात भी बदल देगी, लेकिन उसका इंतज़ार ही रहा। अलमीरा, अनायत, मोहसिन, गुलजान की बात सुनकर खुलकर मुस्कुराई। फ़ख्र चेहरा पर चमक रहा था। गुल की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। ये सामने खड़ी औरत क्या चीज़ है? मैं इसे जलील कर रही हूँ, ये आगे से मुस्कुरा रही है। तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था, तुम वाकई उस दिन मेरी बातें सुन रही थी। कुल ने अपने दफ़ा के लिए मुंह खोला। कोई नहीं, मैं भी तुम्हें ही सुन रही थी। कैसी जा रही है ज़िंदगी? बहन मिली है नौकरी की तरह, वो भी पहुंच से दूर है। तुर्क लड़की मुट्ठी बंद किए जब्त कर रही थी। बेतहाशा दिल चाह रहा था उस औरत को मुक्का मार दे, मगर वो इन मदाखलत करने वाले ख्यालात पर अमल ही तो नहीं कर सकती थी। फातिर इस्लाम थोड़ी है वो, ये वाकई में तुम्हारी दोस्त है। दबीर को बेजारी से देखते हुए अंग्रेजी में कहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अलमीरा मुस्कुराई। दबीर ने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया। अल्लाह माफ़ करे अलमीरा और उसकी दोस्त, वो इस पेशकश से पहले ड्रग्स की ज़ायद मिकदार लेकर मरना पसंद करे। बर्दाश्त कैसे करते हो इसे? अलमीरा की खरांट हंसी ने
एक पल के लिए दोनों को डरा दिया। गुल को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। कौन सा लतीफ़ा सुनाया मैंने? जैसे यास्मीन तुम लोगों को करती थी। कुछ था जो थमा था, या तो वो गुल की धड़कन थी या नीचे बहते समंदर की लहरें। यास्मीन ही नाम है ना तुम्हारी भागी हुई बहन का? अलमीरा दोनों बाजुओं को बांधे हल्के हल्के कदम लेते उसकी दूसरी तरफ आई। उस औरत की यादाश्त खतरनाक थी। उस वक्त गुल ने शिद्दत से दुआ की, काश वो अपनी हील्स पहन आती तो ये 5 फुट 1 इंच की आफत सर उठाकर उसे देख रही होती। उसकी नज़रों में इस्तज़ा और हकारत झलक रही थी। गुल सुन खड़ी थी। दबीर सारी कार्रवाई देख रहा था, किसी भी दिलचस्पी के बगैर। जब किसी की बातें सुनते हैं ना आंसता गुल, तो बिल्कुल पत्थर का होकर नहीं बैठ जाते। गुल उसकी आवाज़ में छुपी बारीकी बखूबी महसूस कर सकती थी। खामोश पुल पर वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। अलमीरा की आंखों का रंग तब्दील हुआ, ज़मर्द में भूरा रंग घुला। गुल डर कर एक कदम पीछे हुई। तुम्हारी आंखें हसीन है ना? जानती हूँ। बाल लहराए। उसकी अदा पर गुल का डर खौफ सब हवा में उड़ गया। गुस्सा दोबारा गालिब आ गया। खौफनाक है, सख्ती से चबाकर कहने पर अलमीरा का चेहरा मुरझा गया। नीचे झुकते हुए गुल ने अपने शॉपर उठाए और सीधी खड़ी हुई। पहले दबीर को देखा जो प्लस्तर खोलने में मसरूफ था, फिर अलमीरा को देखा। उसने मुस्कुराते हुए पलकें लहराई। बेवकूफ़ को खींचता है। बिर एप्टल सीजर। दोनों पर एक नापसंदीदा निगाह डालते वो बगैर कोई दुआ सलाम किए वहाँ से जाने लगी। कदम तेज़ और बुफरे हुए थे। ये क्या बोल कर गई है? गुस्सा में दूर जाती गुल की पीठ को देखते उसने राज़दाराना अंदाज में दबीर से उर्दू में कहा, मैं क्या हूँ, गूगल ट्रांसलेटर? चिढ़कर उर्दू ही में जवाब दिया। अलमीरा ने मैंने भी किससे पूछ लिया वाली निगाह अपने हाथ को दबाते मर्द पर डाली और चेहरा फेर लिया। अंधेरी रात और रोशन चांद अब उस अनजान पुल पर अपने असल से रूठे हुए 2 इंसानों को देख रही थी। न जाने उनकी कहानी की कड़ी कब और कहाँ जाकर मिलनी थी। अगला दिन चांद आहिस्ता आहिस्ता सूरज के रास्ते से हटा। तारों से सजे आसमान से अब रोशनी की किरणें फूट कर आ रही थी। अगले दिन की सुबह का आगाज़ हो चुका था। अलेक्जेंड्रिया में वाकई सूरज में दमकती वो सफ़ेद सतूनों वाली इमारत आज लोगों के लिए खोली गई थी। ज़िज़िनिया में वाकई रॉयल ज्वेलरी म्यूज़ियम था। ज़िज़िनिया अलेक्जेंड्रिया शहर में मौजूद एक मतमूल मोहल्ला है जहां आपको मशहूर वुकला, डॉक्टर्स और बिजनेस एग्जेक्टिव्स के घर मिलेंगे। ये जो आज म्यूज़ियम है किसी ज़माना में महल हुआ करता था जिसे काफ़ी अरसा आम आवाम की पहुंच से दूर रखा गया है। ईंटों के बने वसी और कुशादा सहन के बीचों बीच घास एक गोल दायरे में सजावट के लिए लगाई थी। उस महल को इनफरादी तौर पर यूरोपीय तर्ज तामीर की नुमाइश के लिए मिस्र में कीमती समझा जाता है। बार को पार करूं तो सामने शाहाना सीढ़ियाँ अंदर को ले जाएंगी। दीवारें और छतें मुख्तलिफ तारीख़ी मनाजिर और कुदरती मनाजिर की अक्कासी करने वाली ऑयल पेंटिंग से मज़य्यन है। महल की खिड़कियाँ सीसा पिलाई हुई शीशे के आर्ट वर्क से मज़य्यन है जो यूरोपीय तर्ज के तारीख़ी मनाजिर को भी पेश करती हैं। लकड़ी के फर्श को लाल कालीन से सजाई ये म्यूज़ियम वाकई महल लगता था। जगह जगह लटके फानूस, ऊंची फ्रेंच खिड़कियाँ और दरवाजे जिनसे आती सुबह की किरणें अंदर रखे हीरे जवाहरात की चमक बढ़ा रही थी। म्यूज़ियम में शाही ख़ानदान के अहम जेवरात और आर्ट वर्कर्स को दुनिया की नज़रों के लिए सजा कर रखा गया। टोलियों की सूरत में लोग रुक रुक कर शीशे के डब्बों में मकीद हीरे, ताज, अंगूठियाँ देखते मुतासिर कुन तासुरात और सताइशी नज़रें। अलमीरा शीशे में सजे हार के सामने तन्हा खड़ी लड़की मुड़ी। शीशे पीछे से आती धूप उसके भूरे बालों को रोशन कर रही थी। आंखों का रंग उस वक्त बालों जैसा ही था। ज़ेबा को देखकर मुस्कुराते आंखों के किनारे भी मुस्कुराए। बायां हाथ हवा में बुलंद किया। ये देखो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अलमीरा की बात को काटते ज़ेबा दबी आवाज़ में बोली। एक नज़र आसपास दौड़ाई। दोनों तरफ मेन हॉल के दरवाजे थे और मेन हॉल में ही तो उसके हेड सुपरवाइज़र और सारे स्याह मौजूद थे। अलमीरा ने उसके डरे हुए तासुरात को जानबूझकर नज़रअंदाज किया। छोड़ो इन्हें। ज़ेबा का रुख अपनी तरफ मोड़ा। उस मिस्री ने आज हल्के सब्ज़ रंग के हिजाब में अपने बाल अच्छे से ढके थे। कानों में से लटकते आधे तरबूज की बनी बालियाँ अलबत्ता गर्दन के साथ ही नुमाया थी।
ये देखो देखो को लंबा करते उसने एक मर्तबा मजीद बायां हाथ जेबा के चेहरे के सामने आहिस्ता से लड़ाया। शोखी कहीं की। उंगली से बड़े हीरे को देखते जेबा ने तेजी से उसका हाथ पकड़ा। ये कहाँ से चुराया? तेजी से सरगोशी की। ये किसकी चुराई है? कानों में एक मर्द की आवाज़ गूंजी। कहीं तुमने यहाँ से कोई हीरा तो नहीं उठाया? जेबा की आंखों में डर था, नौकरी छिन जाने का डर। अलमीरा ने चिढ़ते हुए अपना हाथ पीछे खींचा। हटो पीछे। तुम भी उस गंजे की तरह जब भी बोलना मनहूस ही बोलना। अपने हीरे वाले हाथ को प्यार से मसलते शिकायत की। जेबा ने एक सहमी निगाह दोबारा हॉल में डाली। स्याह को शीशे के पीछे रखे ताज की तारीख बताता उसका सुपरवाइजर उसी पर नजरें गाड़े बैठा था। ये जेबा के ड्यूटी आवर्स थे और उस वक्त वो अमेरिका से आई एक टीम को म्यूजियम टूर करवा रहे थे जब उसे अलमीरा का मैसेज मौसूल हुआ कि वो वहाँ आ रही है। बाथरूम ब्रेक का कहकर वो अभी तक हॉल के बाहर ही खड़ी थी। उस जेबा इतना डरो मत, अब तुम्हारी बहन के पास पैसा ही पैसा होगा। जान छुड़वा दूंगी तुम्हारी मैं यहाँ से। सब्ज हील्स में उजलत से आगे पीछे होती जेबा रुकी। तब शीशे अपनी दोस्त को देखा, ऊपर से नीचे जायजा लिया। ये दोस्त अमीर करवाएगी उसे। पैंट वही थी जिसका रंग उड़ चुका था, गले में मफलर भी वही सतरंगी सा था जिसे न जाने कभी आखिरी मर्तबा धुलने का शर्फ मिला था। बस अंदर पहनी सफ़ेद बटन शर्ट जो घुटनों तक आती थी वो साफ सुथरी लग रही थी और उस पर पहनी आसमानी रंग की शर्ट जिसके बाजू हल्के से मोड़ रखे थे वो महक रही थी। लगता है अलमीरा ने साल की पहली लॉन्ड्री कर ली है। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? भूरे बालों वाली ने जेबा की तफ्शीशी लहजे पर आईब्रो उठाई। कैस करूँ? वो मुस्कुराई और दोबारा से रुख शीशे में रखे हार की तरफ कर लिया। चांदनी के बने ढांचे में लगे नीलम के वो हसीन पत्थर अलमीरा की गर्दन पर कितने भले लगेंगे। जेबा गौर से अपनी दोस्त को ही देख रही थी। शीशे पर दोनों का अक्स नुमाया हुआ। पीछे खड़ी फिक्रमंद जेबा, आगे खड़ी मुतमईन अलमीरा। और जेबा जानती थी जब जब उसकी दोस्त पूरी बत्तीसी की नुमाइश करती कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। मीरा गुस्सा करने की नाकाम कोशिश की। ये अंगूठी कहीं तुमने म्यूजियम से तो नहीं चुराई? ये अल्फाज सिर्फ सोचे जा सकते थे, उन्हें अदा करने की हिम्मत फिल वक्त जेबा अपने अंदर नहीं रखती थी। अलमीरा ने वही अंगूठी वाला हाथ बालों में नज़ाकत से फेर कर आंखें पटपटाई। आई एम इंगेज्ड। जहाँ जेबा के होश उड़े थे वहीं अलमीरा ने फिर शर्माते हुए चेहरा पर हाथ रखा था। कौन सी टीम, कहाँ का काम, उसे सब भूल गया था। याद था तो सिर्फ ये कि अलमीरा किसी मासूम के सर पर मुसल्लत की जाने वाली है। अलमीरा शानों से पकड़ा, तेजी से अपनी तरफ मोड़ा। तुमने किसको ब्लैकमेल किया है? ब्लैकमेल? ना समझी से देखा, ऐसे जैसे ये लफ्ज़ ही पहली बार सुना हो। ये अंगूठी कहाँ से आई है? बाजू झटके से खुद पर से हटाए, कमर और गर्दन अकड़ाते वो जेबा की दूसरी तरफ आहिस्ता से चल कर आई। अब उसका चेहरा मेन हॉल की जानिब था और जेबा उसके दूसरे रुख पर शाना बशाना थी। एहसान के बब्बा? व्हाट? तुमने उसके बब्बा से मंगनी कर ली? सारे हॉल ने उसके ऊंचे लहजे पर मुड़कर उसे देखा, कानों को पकड़ते सॉरी किया। नहीं हुई, पूरी बात तो सुन ले। अलमीरा फ़ौरन से उसकी तरफ मुड़ी। जेबा की बहुएं नासमझी से इकट्ठी हुई। एहसान के बब्बा ने मेरी और उसकी मंगनी करवा दी है। सूरज की धूप सब्ज खिड़की से आती उसके चेहरे पर साया कर रही थी। एक फसूसा था हेजल भूरी आंखों में झांकती वो सब्ज रोशनी। लेकिन क्यों? मासूमियत से कहा। क्या मतलब क्यों? अंगूठी को घुमाते हुए उसने शीशे से टेक लगानी चाहिए जब जेबा ने उसे पहले ही पकड़कर पीछे कर दिया। अलमीरा के सब्ज कदम का उसे अच्छे से अंदाज़ा था। तुम तो एहसान से शादी नहीं करना चाहती थी, फिर ये तब्दीली कैसे? अलमीरा ने अफसुर्दगी से सांस खारिज की। अब मैं इस कदर भी जालिम नहीं कि किसी के पुरखुलूस जज्बात को ठुकरा दूँ। धीमे लहजे में बोलते हुए वो अपने बालों में भी उंगलियां फेर रही थी। जेबा ने उसका चेहरा पढ़ना चाहा, वो कहीं और ही गुम नजर आती थी। काफ़ी देर खामोशी से उसे समझने के बाद सवाल किया, तो क्या तुम एहसान से शादी कर लोगी? आवाज़ में खदशा था। अगर तुमने मेरे लिए इससे ज़्यादा अमीर आदमी देख रखा है तो आई कैन रिकन्सीडर माई चॉइस। जेबा तुरंत सीधी हुई। अब आई थी ना असली बात। तुम उसके पैसे के लिए उससे शादी कर रही हो? खामोश राहदारी में से गुजरते एक फ्रेंच कपल ने जेबा के ऊंचे लहजे पर नागवारी से उसे देखा। उसने दोबारा माजरत की। अलमीरा का रंग चढ़ चुका था। क्यों? तुम्हें लगा मेरा दिल आ गया उस पर? जेबा ने गर्दन आहिस्ता से हाथ में हिलाई। अलमीरा कहका मारकर हंसी और फिर वो कहका इस कदर खौफनाक और बुलंद था कि वहाँ के लोगों को तो छोड़ो, मुर्दा भी कफन से उठकर हाथ जोड़े के बहन आहिस्ता हंस। जेबा का दिल एक लम्हा के लिए दहल गया। इतना वो खुशकिस्मत सरगोशी की झुकी नज़रों से वो अपने हाथ को देखने लगी। वो अंगूठी किसी के लिए अहद होगा, किसी के लिए नासूर, मगर अलमीरा के लिए वो आंखों की ठंडक थी।
दिल है दिल पर किसी पर भी आ जाए, मगर दिमाग हर चमकती चीज़ और हर अमीर आदमी को देखकर बस एक ही इशारा करता है। निगाहें उठाई, ज़ेबा को देखा। अलमीरा, काश इट, इफ़ यू कैन। उसके दोधिया रंगत पर मौजूद पैसे की हिर्स, हेजल आंखों में चमकती लालच और होंठों पर सजी खुशामद करती मुस्कुराहट किसी को भी उसके इरादों से खौफजदा करवा सकती थी। और यहाँ तो सामने उसकी अपनी दोस्त थी, उसकी खैर ख्वाह, वो क्यों ना परेशान होती। और वैसे भी जितना बड़ा हीरा इतना खूबसूरत हाथ। शीशे को ट्रेस करते एक अदा से कहा, उसके अब्बा कैसे माने। लहजा मुस्तहकम रखकर सवाल किया, उसके अब्बा का मानना ज़रूरी था या मेरा मानना। तुम तो पैसों की खातिर मरने के लिए भी मान जाओ, फिर एक मंगनी क्या भला है। ये भी ज़ेबा ने सिर्फ दिल में सोचा, कहने की हिम्मत कहाँ थी। मिस ज़ेबा, शीशे के करीब खड़ी लड़की अभी कुछ और भी पूछने वाली थी जब अपने नाम की पुकार पर वो हड़बड़ाकर मुड़ी। उसके मतहत एक इंटर्न लड़का उसके पीछे खड़ा था। आपको सुपरवाइज़र सर अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। ज़ेबा का मानो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। आंखें मीचते उसने अलमीरा को देखा। चेहरे पर गुस्सा और खौफ था। मुबारक हो, बगैर आवाज़ के कहा। अलमीरा ने दिल के मकाम पर हाथ रखकर दाद वसूल की। ज़ेबा ने नागवारी से उसे देखा, फिर उस इंटर्न के साथ जाने लगी। अच्छा सुनो, अलमीरा के पुकारने पर रुकी। अपने फ्लैट की चाबी दे जाओ, मेरी मालिक मकान आज वापस आ रही है और मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं। मैं कुछ दिन तुम्हारे फ्लैट में रुक सकती हूँ। पल में तोला, पल में माशा वाला हिसाब था उस औरत का। अभी कैसे घुमंड से खड़ी थी, अब कैसे मासूमियत से मांग रही है। ज़ेबा कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार हुई। प्लीज़ बस कुछ दिन की बात है, एक बार शादी हो जाए तुम्हें एक अच्छा सा फ्लैट दिलवा दूंगी। अल्फाज दरख्वास्त करने जैसे थे, मगर फिर भी उसके चेहरे से लगता नहीं था वो ना सुनने के मूड में। चाबी लेने के लिए हथेली फैलाए। मेरी रूममेट का क्या करोगी। वो बात अलग थी कि उसकी सिरे से कोई रूममेट ही नहीं था ना थी। मुझे रूममेट के नाम पर मच्छर, छिपकली, यहाँ तक कि क्रोकोडाइल से भी लड़ना आता है। मुस्कुरा कर कहा, अब दे दो बिना चाबी। उसका बस चलता वो ज़ेबा की जेब से खुद ही चाबी निकाल लेती। ज़ेबा ने मदद के लिए आसपास देखा, वो इनकार करना चाहती थी, लेकिन अलमीरा की हुक्म देने वाली नज़रें उसके नन्ही कली जैसे दिल को जकड़े हुए थी। देखो ज़ेबा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो है नहीं जिसके पता लग जाने के डर से तुम मुझे चाबी नहीं दे रही। वक्फा लिया और उसकी आंखों में झांका। या फिर है कोई। अस्तगफिरुल्लाह करो, बेइख्तियार कहा। दिल पर पत्थर रखते उसने प्लेटेड पेन की पिछली जेब से फ्लैट की चाबी निकाली। हथेली पर रखते उसने डुबडुबाई नज़रों से उसे देखा। आखिरी बार जब अलमीरा उसके फ्लैट में रहने आई तब उसके नाज नखरे उठाते उठाते उसकी खुद की कमर उधारों में झुक गई थी। चाबी अलमीरा की तरफ बढ़ाई, जो उसने बीच रास्ते में ही झपट ली। फातिहाना नज़रों से भालू वाली की चेन से लटकी चाबी को देखा। शुक्रान ज़ेबा, यू आर द बेस्ट, प्यार से कहते वो आगे आई। ज़ेबा के गाल से गाल टकराए। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें घर पर ही मिलूंगी। नज़ाकत से हाथ हिलाती बाहर की तरफ बढ़ गई। रहने का इंतज़ाम हो चुका था। अब वो यहाँ खड़े होकर क्या ज़ेबा को देखती। मिस इंटर्न ने पुकारा। चलें। घूर कर उस लड़के को देखा। थोड़ी देर चाबी का दुख भी नहीं मनाने दिया सालिम ने। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। और आप लोग बताइए कि आप लोगों को यहाँ तक कैसा लगा नॉवल। मतलब अब तो काफ़ी कुछ वाज़ेह हो गया है। हाँ, लेकिन आज के एपिसोड में उसका कोई सीन नहीं आया फ़ातिर इस्लाम का, लेकिन अगली एपिसोड में मे भी आ जाए। लेकिन अभी तक तो इतना वाज़ेह है कि मतलब अभी कुछ अच्छी लगने लगी है। स्टार्टिंग में तो मुझे लगा यार क्या बकवास नॉवल चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो क्योंकि जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में आपको कुछ पता नहीं चलता, करैक्टर्स की समझ नहीं आ रही होती, तो आपका रिस्पॉन्स ऐसे ही होता है कि यार आगे पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, हर कोई इधर से हो रहा है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है एक तारुफ होता है सबका। तो आपको नहीं पता होता कि कहानी किस तरफ जा रही है, किस तरफ नहीं जा रही। अभी तक भी बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह नहीं है, लेकिन कहानी का पता चल रहा है कि हाँ कुछ लोग हैं जो कैरेक्टर हैं जिनकी स्टोरी चल रही है। इसमें अलमीरा मलका लग रही है, ठीक है, और मुनसिफ दबीर है शायद, और गुलजान मेरा ख्याल है वो ग़ुलाम है, और मुहाफ़िज़ इसमें है फ़ातिर इस्लाम। मतलब अभी तक जो ग़ुलाम है क्या, ये तो गलत बात है। अगर ग़ुलाम गुलजान है तो मुझे तो यही समझ आई है। आप लोगों को अभी तक क्या समझ आई है। और वो उन दोनों का भी सीन अच्छा होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा
कुछ वो कर रहे हैं एक दूसरे का, मतलब ट्रैक्टर इसमें ओवर एक्सप्रेसिव हैं। मुझे तो ऐसे फ़ील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बोलने वाले, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को पेश करने वाले। हाँ, चालाक तो लग रही है अलमीरा, और ज़ेबा मासूम बेचारी उसको इतना लूट रही है अलमीरा, और अब वो मंगनी के सबके सामने शोशा कर रही है, और वो दबीर को उधर से बचाती है, और ये भी शो करवा रहे कि दबीर कोई इतना खूबसूरत और इतना गुड लुकिंग नहीं है। तो क्योंकि उसको देखकर ही उसका वो आता है माइंड में कि इसका टेस्ट इतना बुरा नहीं होता, और वो खुद भी कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हारा टेस्ट इतना बुरा होगा। तो वो भी आगे से शॉकिंग होती है। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत क्यूट सीन लगे मुझे। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।